Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज इस वीडियो में हम लेके आए टर्म टू फार्मूला शीट। बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दी होल टर्म टू, जो बेसिकली टर्म टू के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए है। मैं पूरे फार्मूले के साथ लिख के लाया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले है। एक शॉर्ट में आप पूरे वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है उनके क्या फार्मूले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टर्म टू का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टर्म टू में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फार्मूले लगेंगे, जो कीवर्ड्स है इस फार्मूले बुकलेट में पूरी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका, वो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको स्टैंडर्ड फार्मूला का पता होना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो आपका फॉर्म होगा वो हमेशा डिग्री 2 के साथ में आएगा। और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये यूज़ होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये हम कई बार इसके रूट्स निकालने में यूज़ करते हैं। तो दिस इज दी फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला इज नोन एज दिस। इसके बाद में ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके बाद में हमें एक और चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड दी नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स इज वन अदर प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे उसमें कंडीशन दिए कि यदि डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, यदि डी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब 0 से ग्रेटर देन होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो इसमें जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और इस केसेस में आपकी जो डी होगी वो आपके जो रूट्स बताएगा, वो बताएगा आपका डी कि रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन रियल के साथ साथ में अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, और यू कैन से डिस्टिंक्ट इज डिफरेंट रूट्स। ओके गाइज, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। रूट्स विल नॉट बी द सेम एज इन द फर्स्ट कंडीशन। रूट यहाँ पे सेम होंगे फर्स्ट कंडीशन पर, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। वन मोर कंडीशन इज देयर, थर्ड कंडीशन, कि यदि डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब हम जब डी निकालते हैं, डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता है, डी इज लेस देन 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 निकलती, 0 से लेस देन होता है। ठीक है, नेगेटिव आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर। तो वहाँ पे केसेस यदि अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स विल नॉट बी देयर, आई मीन तो नो रियल रूट्स विल बी देयर। नेचर ऑफ रूट्स उसका क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब हमारे पास इसकी की बाद में आता है चैप्टर नंबर 5, बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज नोन एज द एपी आल्सो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, क्योंकि ये नया है 10th क्लास के लिए, और ये 11th में कंटिन्यू होता है, लेकिन 10th में है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो फार्मूले हैं इसमें क्या है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको A1 A2 A3 इस टाइप से एक सीरीज़ मिलती है, एक AP मिलती है ना। ये आपको गिवन होगी, ये पे निकालना रहेगा कई बार। तो यहाँ पे ये एक AP के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो nth टर्म होता है, ठीक है, जो nth टर्म होता है, जैसे A1 होता है, यहाँ पे A1 इज द फर्स्ट टर्म, या यू कैन से A इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब जब आप D निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर D इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। सो उसका कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A5 माइनस A4। नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस होता है, याद रखना। ठीक है, तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म, एंड जनरल फॉर्म इज दिस AP इज, यू कैन से द nth टर्म। यू कैन ऑल्सो से nth टर्म क्या होती है इस AP का, कोई भी AP का nth टर्म जरूर होगा। तो उस केसेस में आपका nth टर्म होगा AN, nth टर्म, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे A और D आपको पता है कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म है, और AN मतलब nth टर्म होता है। यहाँ पे 10 टर्म बोला है तो 10 टर्म आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास nth टर्म का फार्मूला। अब एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का है, जो बेसिकली 2 ही फार्मूले हैं। एक और फार्मूला ये है कि यदि यहाँ पर ये जो सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ का सम निकाल दें, नंबर ऑफ सम निकाल दें, सम का टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 10 नंबर से 10 का सम क्या होगा, तो हम सबको प्लस नहीं करेंगे, दैट इज़ अ फार्मूला एक्चुअली, एंड देन विल अप्लाई इट। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो nth टर्म होता है उसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द AP,
nth टर्म बोलते हैं जिसको, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म ऑफ द AP इज द लास्ट टर्म, ठीक है, तो वो भी याद रखना आपने। तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दी दिस फार्मूला, और यू विल अप्लाई टू फाइंड आउट द n टर्म, उनका सम क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस 1d, जो आपको nth टर्म होती है वही लास्ट टर्म होती है, इसका याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय l, ठीक है, स्मॉल l, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैं ये मिस कर गया था इसलिए मैंने वापस लिख दिया। अब वापस मैं आ जाता हूँ सम ऑफ द nth टर्म पे, और जो सम ऑफ द n टर्म होगी वहाँ पे, जो सम ऑफ द n टर्म होगी वो होगी आपकी Sn, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Sn, और Sn इज इक्वल होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 2a प्लस n माइनस 1d, जैसे आपने लिखा था वहाँ n माइनस 1d, यहाँ पे भी n माइनस 1d आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें सम ऑफ द टर्म्स गिवन हो या सम ऑफ द टर्म्स निकालनी हो, ठीक है। टर्म ऑफ द n टर्म्स, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, सब वो आपका 10 हो जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि यदि आपको लास्ट टर्म समटाइम्स गिवन होती है, लास्ट टर्म, ठीक है, तो लास्ट टर्म गिवन होगी तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है, इससे और छोटा हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन होती है तो बहुत सारा पोर्शन हमें गिवन हो जाता है, मतलब देयर इज़ अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, ओके। तो Sn का जो फार्मूला है वो जब लास्ट टर्म गिवन है, जब आपको ये वाला लगाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है मैंने Sn वाला, ये कब लगाएंगे, जब nth टर्म निकालना है जनरली, या n टर्म गिवन होती है, लास्ट टर्म नहीं गिवन होता। इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, then you will apply the second formula, and this is very simple, ठीक है। ये बहुत आपका इजी बना देगा, सॉल्व कर देगा आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लास्ट टर्म विल बी यूज एज l, तो Sn इज इक्वल टू n/2, तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ a प्लस एल आ जाएगा, व्हाट आई एम टेलिंग यू, a प्लस एल, ये बहुत छोटा स्मॉल फार्मूला है, l की गिवन है वैल्यू, a की गिवन है, तो यू कैन पुट इट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर करने के बाद में यू कैन गो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है आपकी। और इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ओवर नाउ, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस है, जस्ट वी हैव टू जस्ट राइट डाउन टू कॉन्सेप्ट हियर। सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और फिर आपके फार्मूले इससे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ बेसिकली आपको कैसे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, मैं जैसे नीचे से ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ, एक चिड़िया को देख रहा हूँ, एक कोई भी बर्ड है, तो डाउन टू अप, डाउन टू अप का मतलब होगा नीचे से ऊपर की तरफ देखना। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ हमारी आईज से उस पॉइंट पर जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो बनता है, ठीक है। जैसे सपोज हम इस डायग्राम से समझते कुछ कहते हैं, एक वर्टिकल यहाँ पे अपने पोल ले लिया हो, और एक ये बॉय खड़ा है, यहाँ से मैं इस टॉप ऑफ द पोल को देख रहा हूँ, टॉप ऑफ द पोल को देख रहा हूँ, मेरी आईज़ और उसके टॉप के ऊपर जो एक एंगल बनेगा, ये वाला जो थीटा होगा, दिस एंगल इज़ नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपका ए बी बेस है, और ये बेस को हमने अपने ड्रॉ कर दिया, इसके बाद जो थीटा बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट अभी यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो यू कैन गो फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये आपके बार बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाला है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी हेलीकॉप्टर को, बलून को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, डाउन टू अप, ठीक है। चलिए, तो द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू दिस। अब आप ऊपर हो और नीचे किसी चीज़ को देख रहे हो, आप हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हो और वहाँ से नीचे अप टू डाउन देख रहे हो, ठीक है। अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो वहाँ पर आपकी आईज़ और साइड ऑफ लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस डायग्राम कि एक आपके पास एक वर्टिकल पोल है, या इस पोल के ऊपर आप बैठे हो, एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो, इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो, नीचे कार जा रही है, उस कार को आपको देखना है, या यू कैन से कि कोई भी चीज़ रखी है, कोई ऑब्जेक्टिव रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है कोई। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो इस टाइप से, तो आपकी आई साइट और आपकी साइड लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, और ये जो मैं इस टाइप से डायग्राम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंगल होगा थीटा। बेसिकली एंगल ऊपर बनता है,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है। ठीक है, अब क्या होता है गाइज, इसमें क्या होगा कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होगा एक नीचे की तरफ। ठीक है, क्यू और जो ये जो पॉइंट होगा, जो ये पी पॉइंट होगा, ये वाला एंगल और ऊपर का एंगल दोनों सेम बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हम बेसिकली नीचे का ट्राइंगल ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेंगे, नीचे ही लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऊपर बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, वैल्यूज़ सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की रखनी है 30, 45 और 60 के रिस्पेक्ट में। 30 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 साइन 1/√2 एंड दिस इज़ √3/2। ये साइन की वैल्यूज़ है। यदि साइन की याद होगी तो उसके अपोजिट लिख देना, साइन कॉस की हो जाएगी √3/2, 1/2 एज इट इज़, और ये 1/2। मतलब साइन और कॉस की ये तीन वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगी। तो बेसिकली साइन की याद रखना पड़ेगी, कॉस की इसके अपोजिट। टेन थीटा इज़ वेरी सिंपल, 1/√3, 1 एंड √3। 30 की वैल्यू, 60 की एंड 45 की वैल्यूज़ आपको याद रखना पड़ेगी। यदि इतने कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री लगती है हमेशा। राइट एंगल ट्राइंगल का जो डायग्राम बना के दिया मैंने ABC, इसमें आपको क्लियर चीज़ होनी चाहिए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। जो थीटा के सामने का एंगल होगा, साइड होगी सॉरी, दैट विल बी दी परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। सर्कल्स भी एक छोटा चैप्टर है, सर्कल्स में भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 थ्योरम्स हैं सिर्फ। ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट में लिख के सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें याद रखना पड़ेगी। थ्योरम नंबर 1 जो बोल रही है कि जो सर्कल है, बेसिकली सर्कल में यदि रेडियस और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ठीक है, यदि दी टेंजेंट ड्रॉन और सर्कल, ठीक है, सो सर्कल के ऊपर यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो जो टेंजेंट होगा और रेडियस होगा, उनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यू कैन से दी टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द circle, obviously any point of the circle is perpendicular to the radius। ठीक है, perpendicular to the radius and basically radius और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दे आर perpendicular each other। ठीक है, ये इसका बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट है। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार आपको चीज़ें प्रूव करने में यूज़ होगी, कई बार आपको सॉल्यूशन निकालने में यूज़ होगी, वैल्यूज़ निकालने में यूज़ होगी, तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा वहाँ से आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका टेंजेंट बन गया। यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दे देते हैं P, और इस पॉइंट इस सर्कल का सेंटर O, और इसको ज्वाइन करके रेडियस बना दी। जो रेडियस है ये और टेंजेंट के बीच में ये 90 डिग्री एंगल बन गया, इसको पॉइंट A दे दिया। तो PAO या OPA इज़ 90 डिग्री एंगल बेसिकली। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगल बिटवीन दी रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, ये आप लिख लेना वहाँ पे, क्योंकि आपको पूरा स्टेटमेंट कई बार नहीं लिखना होता है, ये रीज़न जब भी देना होता है तो सिर्फ सिंपली हम लिख देते हैं एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज़ 90 डिग्री, दैट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ प्रूव करोगे तो यह एक्सक्यूज़ में रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट इज़ 90 डिग्रीज, ओके, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज़ 90। ये थ्योरम 1 है। चलिए अब हम इसी प्रकार से थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 भी प्रूफ में कई बार पूछी जाती है, 2 मार्क्स में मैंने देखी भी है और कई बार यूज़ होगी भी। मतलब ये पूरा चैप्टर ही बेसिकली 2 थ्योरम्स में है। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि कोई सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना, हमें टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ दी 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from external point to a circle, obviously to a circle is equal। ठीक है, the length of the tangent are always equal, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाएंगे, डायग्राम से कोशिश करते हैं समझने के लिए। और ये जो थ्योरम नंबर 2 है ना, इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने किया भी होगा। इस टाइप के थ्योरम्स को हमने प्रूव भी किया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के। तो वो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं उसके बाद CPCT से हम 2 टेंजेंट्स को इक्वल बताते हैं। थ्योरम्स आप कर चुके हो, तो ये थ्योरम्स कैसे आती है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट से। Let this point is P, or you can take any point whatever you want to
take it, these are the 2 points, sorry, these are the 2 tangents and this point is P. Okay, I generally prepared for point for P. A and B are the 2 point of contact, और ये जो PA and PB है, these 2 tangents are equal, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली प्रूव करना है, या ये थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने ये करवाया, इसका प्रूफ भी करवाया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो थ्योरम है वो है PA इक्वल्स टू PB, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, PA इक्वल्स टू PB, और PA एंड PB आर दी 2 टेंजेंट्स, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस थ्योरम पूरे चैप्टर में। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। दोनों थ्योरम आप याद कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सर्कल्स के बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन है नहीं हमारे पास करने को कुछ, इसलिए सिर्फ सरफेस एरिया वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। या दिस इज़ वेरी बिग टॉपिक। सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितने भी फार्मूले हैं सब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक बार रिवीजन होगा आपका और वो फार्मूले पूरे आप लिख लोगे, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहला डायग्राम आता है क्यूब का CSA TSA एंड वॉल्यूम, तीनों चीज़ हम फटाफट लिखें। तीनों के लिए सभी डायग्राम के लिए 3 चीज़ें लिख रहे हैं। तो यदि आपको याद है आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, और यदि नहीं याद है तो जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम दी स्क्रीन। तो CSA विल बी हियर 2 पाई क्यूब है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4A² 6A² एंड A क्यूब, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा उधर चले गया क्यूब सिलेंडर की तरफ। चलो ठीक है, क्यूब हो गया आपका। क्यूब का डायग्राम बहुत ही सिंपल है बनाना। यदि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आप क्वेश्चन आया क्यूब का या क्यूबॉइड का किसी का भी, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए क्यूब के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। क्यूबॉइड भी आपका क्यूब का ही बड़ा भाई है, पर यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती है। तो इसमें LBH 3 चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो CSA TSA एंड वॉल्यूम, ये तीनों यहाँ पे इन क्यूब से अलग होगा, ठीक है। तो CSA होगा आपका 2 × L+B, और यदि H और लगा देंगे यहाँ पे तो 2 × L+B बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB + BH + HL, ठीक है। ये HL करके पूरा ये 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम इज़ LBH, और यू कैन से L × B × H, ये याद रखिएगा आप। इसका वॉल्यूम कई बार यूज़ होता है अच्छे क्वेश्चन से। 13.3 और 4th में इसके एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। चलिए क्यूब के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो होगा आपका सिलेंडर के भी फार्मूले आपको याद है, क्योंकि हमने ये 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। हाइट विल बी H एंड द रेडियस इज़ R। So what is CSA, TSA and volume? Okay, so CSA will be 2 pi R plus RH, 2 pi RH. Okay, fine. Total surface area is 2 pi R plus H, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे का और ऊपर का दोनों का एरिया भी प्लस हो जाता है यहाँ पे। वॉल्यूम इज pi R² H। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये हो गया आपका डायग्राम सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद में हम इसी टाइप से मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम के लिए, दैट इज़ योर कोन में थोड़ी सी माथापच्ची करना पड़ेगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे इसको, ठीक है। कोन में क्या करोगे गाइज, आपको कोन में इन्वर्टेड कोन बना लो या कैसे भी कोन बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोन बना के बता देता हूँ, या फिर सिंपल कोन बना देता हूँ। ये आपका आइसक्रीम कोन हो गया। इस कोन की हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है और रेडियस होती है, ठीक है। सो कोन इज़ बेसिकली वी हैव 3 फिगर्स। यदि ओपन है तो इसका CSA लगेगा, तो CSA होगा आपका pi RL, ये L इज स्लांट हाइट हियर। TSA होगा pi R L + R, ठीक है। ये याद रखना आपने, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया, यदि ये क्लोज है तो आपका ऊपर का पोर्शन भी पैक हो जाएगा, आइसक्रीम कोन पूरा कवर है। वॉल्यूम तो आपको पता है 1/3 pi R² H, क्योंकि जो pi R² H वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है उसी का ये 1/3 होता है, यदि इसकी रेडियस और हाइट सेम हो तो, ठीक है। तो pi R² H और 1/3 pi R² H, ये याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे स्लांट हाइट आपको पता होना चाहिए। एल यहाँ पे स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट, हाउ टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट सो, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है। जो स्लांट हाइट है ये CSA यूज़ करने में यूज़ होती है, और TSA में बेसिकली, और ये निकालते आनी चाहिए। R² + H² इसका फार्मूला है। और जब भी आप L निकालेंगे वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्क्वायर रूट परफेक्टली निकालते आना चाहिए, क्योंकि वहाँ अंडर रूट के अंदर चीज़ें आएगी, वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो यू शुड बी परफेक्ट इन स्क्वायर रूट आल्सो, ठीक है, तभी आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि पॉइंट में आती है कई बार यहाँ पे, ठीक है। आपको याद है क्वेश्चन में आई
आएगी भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कोन के सभी फार्मूले मैंने लिख दिए। कोन के बाद आपका स्पेयर आता है, बहुत प्यारी बॉल बनी हुई है यहाँ पे स्पेयर की। स्पेयर का टी एस ए सी एस ए दोनों सेम होता है, तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ 4πr²। और 4πr² यहाँ टोटल सरफेस एरिया ही होता है बेसिकली, इसको कट नहीं करते। वॉल्यूम होगा 4/3πr³। कैसे याद रखोगे, 4πr² होता है एरिया, तो 4/3πr³ होता है, ठीक है। 4 दोनों केसेस में यहाँ आता है, ठीक है। इसके बाद हेमिस्फीयर, यदि इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे तो इसका जो फिगर बनेगा, किसी बॉल को आपने देखा होगा कि यदि इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो आपका हेमिस्फीयर बनेगा। और ये जो हेमिस्फीयर बनेगा इसके 3 अलग अलग पार्ट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर से ओपन कर देंगे तो ये CSA बन जाएगा इसका। और यदि ऊपर से क्लोज हो जाएगा ना, जैसे ढोलक आपने देखी, सॉरी ढोलक नहीं, तबला इज़ जस्ट लाइक अ हेमिस्फीयर। तो जो तबला होता है वो हेमिस्फीयर होगा, और इस हेमिस्फीयर का जो डेप्थ होगी वो भी रेडियस के बराबर होगी, जो रेडियस होगी वही उसकी डेप्थ होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 13.1 में आपको एक्सरसाइज में पता चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हेमिस्फीयर के तीनों फार्मूले लिख लेते हैं, CSA TSA एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपका स्पेयर का हाफ हो जाता है बेसिकली, हेमिस्फीयर इज़ द हाफ ऑफ द स्पेयर, ठीक है। जितना बॉल है उसका आधा कर दिया, ठीक है। चलिए, तो चलो लिखते हैं फार्मूले। CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 2πr²। यहाँ पे 2πr² हो गया। टोटल सरफेस एरिया इसका लेंगे, यदि ये क्लोज है तो तबला जैसे, तो 3πr² हो जाएगा। और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2/3πr³, क्योंकि यहाँ पे 4/3πr³ था तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 2/3πr³ होगा बेसिकली। ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। इसके अलावा कोई फार्मूले नहीं है। ये वॉल्यूम और सॉरी ये हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज कवर। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अगेन दी चैप्टर बेस्ड ऑन द फार्मूला। यहाँ पे मीन मोड मीडियन 3 सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी मिलेगी यहाँ पे। तो मीन मोड और बेसिकली मीडियन। सो मीन डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, मीन एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं। देयर आर 2 मेथड फॉर दिस ईयर ओनली। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। x इज़ रूट समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन fi, ठीक है। ये समेशन का मतलब होता है कि सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, ये सेकेंड मेथड होती है। ये डायरेक्ट मेथड तो आपको कई बार यूज़ करना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि यूज़ द एज्यूम मीन मेथड, तो देन यू विल अप्लाई द एज्यूम मीन मेथड ओनली। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड तो बहुत ईजी है, ठीक है। x बार इज़ मीन a प्लस समेशन ऑफ fi di हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। xi की जगह di आ जाएगा, और नीचे ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर साथ में इंटू h भी आएगा, नहीं आएगा, ओके। इसमें नहीं आता है, याद आ गया मुझे, मोड में आता है, मैं भी भूल गया, ठीक है। कोई बात नहीं, इस टाइप से प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा। di इज इक्वल टू xi माइनस a इज एज्यूम मीन, और di कैसे निकालते हैं, x में से a को माइनस करते हैं, ठीक है। ये याद रखना। फ्लो में मेरे से भी निकल गया है फार्मूला, इसलिए मैं याद रखता हूँ कि आपको फार्मूले बार बार लिख के याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। h नहीं आता है इसमें, ठीक है, ओके फाइन। h आएगा उधर मीडियन एंड मोड में, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हैं बेसिकली, मीन के, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, और ये फार्मूले याद रखना पड़ेंगे आपको। चलिए मोड की तरफ और चलते हैं। मोड का तो एक ही फार्मूला है, और मीडियन का भी एक ही फार्मूला बेसिकली। वहाँ पे CF निकालना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मीडियन इज़ लिटिल बिट यू हैव टू केयर फॉर द मीडियन, ओके। मोड तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मोड जो होगा वो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 F0 F2। ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जब मोड निकालोगे तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2, और बीच वाला F हो जाएगा F1, ठीक है। तो मोड फॉर द ग्रुप फ्रिक्वेंसी और ग्रुप डेटा इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2। ऐसे कैसे लिख दो उसको, F1 माइनस F0 और माइनस में F2 और इनटू H हो जाएगा। आई एम सॉरी, दिस इज H इन दिस केस ओनली, ठीक है। मुझे याद था इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर H होता है मीडियन के फार्मूले में और मोड के फार्मूले में, ठीक है। चलिए, मोड फॉर ग्रुप डेटा इज़ कम्प्लीटेड, क्योंकि इसका एक ही फार्मूला था। मैंने आपको F1 F2 F0 कैसे निकालते हैं ये भी मैंने। F1 विल ऑलवेज दी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी F1, उसके ऊपर की F0 और उसके नीचे की F2, ठीक है। चलिए मीडियन निकालें। चलिए, मीडियन इज़ ऑलवेज फॉर द ग्रुप डेटा 10th में, 9th में तो नहीं है। ये ग्रुप डेटा सिर्फ 10th में ही है, तो इसका भी एक अलग से फार्मूला है। ये जो मीडियन का फार्मूला है वो है
एल प्लस एन बाई टू। ओके, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही है। एन बाई टू, वहाँ पे ए प्लस था मीन में, यहाँ पे एल प्लस, और एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच इंटू एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो जो सी एफ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ये हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप इसके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं सी एफ कैसे निकालते हैं। तो ये आपको होना चाहिए। मीडियन का एक और फार्मूला होता है, कई बार ये पूछा जाता है या डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आता है। एम्पेरिकल फार्मूला इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, सो क्या रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन में? विदाउट एनी डेटा इज़ गिवन टू यू, लाइक कॉलम में आपको नहीं गिवन है, टेबल में नहीं गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। सिर्फ आप इसके फार्मूले लिख रहे हैं हम आज, तो इसके फार्मूले याद रखना कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब कैसे याद रखोगे, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। 2 मीन, अब किसी को बोलते हैं इस 2 मीन यार, सो 2 मीन हमेशा साथ में आता है, प्लस मीडियन आता है, मोड आता है, तो 2 प्लस 1 मोड इज़ देयर, तो 3 हो जाएगा। और मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, इसलिए वो 3 के साथ आता है। मैंने ऐसे करके कुछ बच्चों को याद करवाया। आई होप सो यू लाइक इट दिस मेथड। तो ये बहुत सिंपल था, मुझे लगता है ये आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो 1-2 बार लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ जनरल फार्मूलेज मैं लिखवाना चाहता हूँ आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये सबको याद है, लेकिन फिर भी एक बार एक क्विक रिवीजन। ए प्लस बी और स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस का करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये क्विकली आपका रिवीजन है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी अप्लाई नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि ये भी एक साथ में आपको कलेक्शन मिल जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ये याद होना चाहिए। फार्मूला कई बार यूज़ होता है, और ये जितने ही फार्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड फार्मूला बुकलेट आपके एक ही पूरे टर्म 2 के एक साथ आ गए हैं। आई होप सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और सो